अपना विषय रख दे, इसके बाद शुरू करते हैं जी। आज के इस सरकार के 9 साल के उपलब्धियों के अवसर पर ग्रीन ग्रोथ इस विषय पर आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय CR पाटिल जी, इस कार्यक्रम की रूपरेखा को देखने वाले श्री अमल व्यास जी, पार्टी के पदाधिकारीगण और ग्रीन ग्रोथ के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित अहमदाबाद के सभी प्रबुद्धगण और मीडिया के साथियों, एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन आपके सामने अभी हुआ और जो विषय है ये विषय भी काफी अच्छा आपके सामने रखा गया। मेरे सामने 2 टाइटल लिखे हुए हैं, विकास भी और संरक्षण भी। दुनिया में 2 तरह के लोग आजकल पर्यावरण को लेकर के चलते हैं। एक जिनको ऐसा लगता है कि सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, जिस तरीके से धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सब चीजें आ रही हैं। दूसरे लोगों को लगता है कि इंसान ने इतना टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया है कि टेक्नोलॉजी सब चीजों का सॉल्यूशन कर देगी। एक को हम कैटेस्ट्रोफिज्म कहते हैं और दूसरे को हम टेक्नो ऑप्टिमिज्म कहते हैं। लेकिन रास्ता इन दोनों के बीच का है, और रास्ता इन दोनों के बीच का इसलिए है कि जो प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में पूरी दुनिया को दिया वो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, मिशन लाइफ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक समय था जब कभी गुजरात में कोई तूफान भी आ जाता था तो अनेकों लोगों की मृत्यु होती थी। आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण हमने देखा है, और विशेष रूप से केंद्र सरकार के जो हमारा डिजास्टर रिलीफ मिशन है और गुजरात सरकार के प्रशासन का जो प्रयास रहा, आज विपर्यय जैसा तूफान भी निकल करके आता है तो हम सभी लोगों के जीवन को सुरक्षित रख पाने में सक्षम हो पाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से असेसमेंट करना, लोगों को राहत पहुंचाना, लोगों के जीवन को सुरक्षित रखना। पिछले दिनों जब हम शर्म एल शेख में दुनिया की कॉप की वार्ताओं में एकत्रित हुए थे, तब भी ये विषय आया था कि दुनिया में सभी नागरिकों के जैसे बाकी के अधिकार हैं, एक सबको राइट होना ही चाहिए, जिसको कहते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम, राइट टू अर्ली वार्निंग सिस्टम। और भारत ने कहा कि हम दुनिया में इन चीजों की मदद करने में तत्पर हैं, और यही कारण है कि आज भारत ने इसरो के माध्यम से एक पूरा टेक्नोलॉजिकल एडवांस सिस्टम को विकसित किया है। और क्लाइमेट में हम केवल बातचीत के सारे नहीं चल सकते, क्लाइमेट में बातचीत के साथ साथ उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग भी चाहिए होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले 9 वर्षों में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ी उपलब्धि करी है, वो ये करी है कि भारत ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बनाए हैं, और उसमें से एक है CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने दुनिया के लिए एक ऐसा कोलिशन तैयार किया है जहाँ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग सम्मिलित मिलकर के काम कर सकें। प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। मनुष्य को टेक्नोलॉजी को उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम लोगों के जीवन और सुरक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। और अभी तो कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा भी दिया है।
यूके के साथ भारत ने जो कोलेशन बनाया, आज दुनिया में इसकी बड़ी मान्यता है। जब COP26 हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने साथ मिलकर इसमें एक अलग से एक प्रोजेक्ट की रचना करी थी, जिसको आइरिस हम कहते हैं। स्मॉल आइलैंड कंट्रीज के को प्रोटेक्ट करने के लिए उस $10 मिलियन में भारत ने भी अपना योगदान दिया और प्रधानमंत्री जी ने पूरा एक विजन दिया कि जो भारत के पास आज अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये दुनिया के जो छोटे देश हैं, गुयाना है, सूरीनाम है, मॉरिशस है, उनको भारत ने ये अपनी टेक्नोलॉजी देने का भी विषय उस समय ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने करा। आज हम सबको लगता है ये जो क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम है, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरा, एक धरती का जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई बताएगा? मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ दिया? हाँ, यह बताइए। एकदम ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और वो क्यों होता है? अब हम सब बैठ करके यहाँ पे एमिशन ही कर रहे हैं। एसी चल रहा है, लाइट जल रही है, सब लोग अपनी अपनी कार में आए हैं, तो हल्का हल्का कंट्रीब्यूशन करके आए हैं। इससे इसका क्या अर्थ है कि एनर्जी के बिना आज हमारा जीवन मुश्किल है, हम सब जानते हैं। और देश की तरक्की के लिए भी एनर्जी आवश्यक है, लेकिन हमें एनर्जी के उन रिसोर्सेस पे जाना पड़ेगा जो ग्रीन हाउस गैस को कम करते हो। इसलिए दुनिया को रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का हमेशा विजन रहता है कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट जस्टिस की भी बात करनी चाहिए। दुनिया में जिन देशों के नागरिकों को अभी तक एनर्जी के साथ बेहतर जीवन जीने के अधिकार नहीं मिले हैं, उनको वो अधिकार दिया जाए। और ये एक दूसरा विजनरी क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। वो भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। ये इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि आज तक हम दुनिया भर के संस्थानों को देखने के लिए कभी जेनेवा जाते हैं, कभी ब्रसेल्स जाते हैं, कभी रसल जाते हैं, क्योंकि दुनिया भर में हमें लगता है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बने वो दुनिया भर में बने, लेकिन इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बनाया, दुनिया के 130 से ज़्यादा सदस्य जिस अलायंस के सदस्य बने, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसका हेडक्वार्टर भी भारत में गुड़गांव में बना है। ये भारत की उपलब्धि है। और सोलार को अगर आप देखेंगे कि जितनी एनर्जी हमें पृथ्वी के लिए चाहिए, उसकी 8 गुना सोलर से आती है। और इसलिए जब ग्लासगो में ये बातचीत हुई थी और प्रधानमंत्री जी ने 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड की बात करी थी, तब उस समय के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा था ये इतना अच्छा विजन है कि केवल 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड नहीं है, 1 सन 1 वर्ल्ड और ओनली 1 नरेंद्र मोदी भी है। और आज ग्लासगो के बाद अगर यूएस की यात्रा और प्रधानमंत्री जी की मिस्र की चल रही है, तो वो बात और मजबूत होती हुई हमें दिख रही है। और भारत ने भी अपने जो ग्रीन ग्रोथ एक्शन है, अगर आप देखोगे कि हमने आज G20 हो रहा है, G20 में दुनिया के लगभग 75% इकोनॉमी और ट्रेड पे जो लोगों का देशों की भागीदारी है, उन सारे देशों का नेतृत्व हमको मिला है। और पेरिस एग्रीमेंट में हमने कहा था दुनिया के सारे देश अपने अपने ग्रीन ट्रांजिशन के लक्ष्यों को रखेंगे। भारत ने अपने जो एनडीसीज के लक्ष्य रखे, भारत G20 में एकमात्र ऐसा देश है इतने बड़े देशों के बीच में भी जिन्होंने 2015 में पेरिस में जो लक्ष्य रखे उसको समय से 9 साल पहले पूरा किया है। और इसलिए यहां पर जब दिखा रहे थे कि 174 गीगावाट जो है नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी रिन्यूएबल के को भारत प्राप्त करेगा, हमारा लक्ष्य 165 गीगावाट का ही था। और जो दुनिया की नई वैश्विक जलवायु परिवर्तन की वार्ता, क्लाइमेट चेंज की बातचीत हुई, उसमें अपने एनहांस एनडीसी रख के हमने कहा कि हम 50% के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यही स्थिति भारत ने, जो अभी आप कह रहे थे ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कारण जो सबसे बड़ा जो कार्बन एमिशन होता है, उसके लक्ष्यों को भी भारत ने प्राप्त किया।
हमने दुनिया में कहा कि हम अपने कार्बन सिंक को बढ़ाएंगे, और कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए हमने अभी इस प्रेजेंटेशन में भी दिखाया कि 2014 से 2021 के बीच में लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो वन क्षेत्र का, हरित क्षेत्र का बढ़ाया गया। और प्रधानमंत्री जी का विजन ग्रीन ग्रोथ का इतना अच्छा रहता है कि ये जो बजट हम लोगों ने इस बार दिया, इसमें 2 बड़े कार्यक्रम हम लोगों ने रखे। एक, ग्रीन ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमारे जो समुद्री क्षेत्र है उसमें मैंग्रोव प्लांटेशन के विषय को बढ़ाया, प्रोजेक्ट मिस्ट्री, मैंग्रोव एंड सी शोर प्लांटेशन फॉर टेंजेबल इनकम। ये मिष्टी, MISSTI जो है, ये मिष्टी अपने आप में बहुत विजनरी है। हमारे पास 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्र की सीमा है, हमारे इतने तूफान आते हैं, इतने पेड़ उखड़ते हैं। मैंग्रोव हमारे लिए एक वॉल का काम करते हैं, कार्बन सिक्वेंशन का काम करते हैं, हमारे बायोडायवर्सिटी के रिचनेस का काम करते हैं। तो ग्रीन ग्रोथ का जो ऑब्जेक्ट है, ये भारत किस प्रकार से एक वर्ल्ड लीडरशिप के रूप में देखा जा रहा है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और ये प्रोजेक्ट मिष्टी नहीं, हम ये मानते हैं कि फॉरेस्ट जो है, कई बार एज ए मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट में अपने ऑफिसर्स को कहता भी हूं कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे हार्ट का काम करते हैं, क्योंकि हमें अच्छे पेड़ों से सांस आती है। लेकिन जो लेक्स होती हैं वो अगर हमारा लिविंग शरीर है तो हमारी किडनी का काम करती हैं, प्योरिफिकेशन करती हैं। कभी भी शहर में एक समय तो अहमदाबाद में हाल ये था कि कांकरिया लेक लोग जाया नहीं करते थे, अब फेस्टिवल लगने शुरू हो गए। नर्मदा रिवर फ्रंट सबसे ज्यादा कचरा होता था, आज वो सबसे ज्यादा साफ क्षेत्र हो गया। आप शहर का विकास कर सकते हैं, लेकिन शहर के विकास के साथ शहर की झीलों का, शहर की नदियों का किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, इससे बड़ा उदाहरण और अहमदाबाद से बड़ा उदाहरण दुनिया देखने आती है कि हम अपने किसी भी एकदम से खराब हुई नदी का भी किस प्रकार से शहर के लिए हम पुनर्जीवन कर सकते हैं। गुजरात में हमने जामनगर के पास कौन सी झील है जहां पक्षी आते हैं? केजड़िया। तो उसको भी रामसर साइट्स का दर्जा दिया। ऐसी 75 लेक्स को, और इसको इस प्रकार से दिया है कि प्रधानमंत्री जी ने इनको देश की अमृत धरोहर के रूप में बदला। अभी कुछ दिनों पहले जब मन की बात आई थी तो हम सब लोगों ने सुना था कि इवन शहरी क्षेत्र में और सघन प्लांटेशन के लिए उन्होंने एक पद्धति का कहा था। आप ही बता दोगे? ठीक है, जोर से बोल रहा हूं। मियावाकी। तो हम किस प्रकार से अपनी ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट, अपने शहर को एक साथ जोड़ करके चल सकते हैं। ये केवल बाहर की बातें, बड़ी बातें नहीं है, ये इसको सबसे पहले अपने एक्शन में उतारा। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब सबसे पहले गुजरात एक ऐसा राज्य बना था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डिपार्टमेंट नहीं बनाया था उस समय, क्लाइमेट डिपार्टमेंट गुजरात में बनाया गया था। और ग्रीन कन्वर्जेंस के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी। आज भी हम जब क्लाइमेट वार्ताओं में जाते हैं तो अपनी बेस पुस्तक लेकर के उसको चलते हैं, क्योंकि एक विजन जब किसी नेता का आता है और विजन के आधार पर जब वो हमें अपने आसपास के जीवन में परिवर्तन होता हुआ दिखता है, तब हमें लगता है कि ग्रीन ग्रोथ में विकास भी और संरक्षण भी। और वैसे भी मैं आपको कहूं, 2 चीजों से सबसे ज्यादा परेशानी है, एक आदमी का अपना मन और एक बाहर का पर्यावरण। तो मन के लिए योग दिवस और पर्यावरण के लिए ग्रीन ग्रोथ। विकास का अर्थ है संतुलित विकास, विकास भी, संरक्षण भी, संरक्षण मन का भी और पर्यावरण का भी। संरक्षण केवल अगर पर्यावरण का करे और मन का नहीं करे तो आदमी उसको खराब कर देगा। और इसलिए ये दूसरा कोलिशन जो बना है, उसके अलावा भारत ने एक तीसरा कोलिशन भी दुनिया में बनाया है जो ग्रीन ग्रोथ के लिए हम आवश्यक मानते हैं। जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जिसको हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज कहते हैं, हमारा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, इनमें हम फ्यूचरिस्टिक किस प्रकार से प्रयोग करें कि हम इसमें ज्यादा ग्रीनिंग की ओर बढ़े। और इसलिए भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करी थी, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत उसके ग्रीनिंग की ओर चलने लगा है। और भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर के
एक और कोलिशन बनाया लेड आईटी, लो एमिशन डेवलपमेंट प्लान एंड लो ट्रांजिशन के इकोनॉमी के विषयों को लेकर के। और इस कोलिशन में भी आज भारत, विभिन्न भारत सरकारें और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल ग्रुप दुनिया भर के इकट्ठे होते हैं। मैंने पर्यावरण मंत्री के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में मेरे को उसकी स्वीडन के साथ चेयर करने का सौभाग्य मिला, लेकिन ग्रीनिंग की ओर ले जाने का एक ये नया विजन है। और मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज इस विषय में जब दुनिया के सब देशों को कहा गया कि आप अपना वो प्लान तैयार करिए कि आप नेट जीरो की और अपनी इकोनॉमी को किस प्रकार से लेकर के जाओगे, तो भारत दुनिया के उन 58 देशों में शामिल हुआ है जिन्होंने अपना नेट जीरो 2070 को घोषित किया है। तो 70 को हमने घोषित नहीं किया, हम इसलिए 58 देशों में शामिल हुए कि हमने बड़े विश्वास के साथ उसकी एक पूरी प्लानिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रखी है। तो आप ये भी जानना चाहोगे कि अगर वो प्लानिंग रखी है तो उस प्लानिंग के क्या क्या आधार हैं। मैं आपके सामने 2070 का जो हमारा नेट जीरो का जो प्लान है, उसमें सबसे पहला है लो कार्बन डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कंसिस्टेंट विद डेवलपमेंट। और इसीलिए हम देश में एनर्जी के उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए हम 50% अगर नॉन फॉसिल फ्यूल को जा रहे हैं तो उन सभी क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, सोलार से लेकर के। और अब तो हमारे देश में पिछले बजट में हम लोगों ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए बड़ा अमाउंट सरकार ने रखा है। भारत ने अपने डोमेस्टिक तरीके से इसके लिए काफी ज्यादा आगे काम किया है, दुनिया में उदाहरण के रूप में काम किया है। और अगर प्रधानमंत्री जी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात कही है तो इस बार के बजट के अंदर 19,700 करोड़ रुपया लद्दाख से और हरियाणा के कैथल तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रखने का काम किया है। तो पहला जो प्लानिंग भारत का है वो लो कार्बन डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कंसिस्टेंट विद डेवलपमेंट। सेकंड, इंटीग्रेटेड एफिशिएंट इंक्लूसिव लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और यही कारण है कि उन्होंने 70 सालों में केवल 5 शहरों तक मेट्रो पहुंचाई। यहां 9 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के 15 शहरों तक मेट्रो पहुंच गई है। और आज भी सक्सेसफुल जो बस का चल रहा है बीआरटी का, वो प्रयोग उनके नेतृत्व में है। दिल्ली में हमारा सबसे ज्यादा पॉल्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट के आसपास रहता था। अभी जो दिल्ली के अंदर हम लोगों ने अंडरग्राउंड पुल बनाए हैं, अभी टीरी ने अपना जो लेटेस्ट विजन दिया है उसमें उन्होंने दिया है कि कितना कार्बन एमिशन कम हुआ। कम से कम आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है कि मैक्सिमम लोग मेट्रो से मैच देखने पहुंचे, सभी गाड़ियां लेके जाते तो कितना कार्बन एमिशन होता। तो ये जो डेवलपमेंट है, हम कभी कभी महसूस नहीं कर पाते कि हमारे आसपास होने वाले कैसे परिवर्तन कार्बन एमिशन को, एनर्जी बेस को रोक सकते हैं। तीसरा है एडेप्टेशन इन अर्बन डिजाइन, एनर्जी एंड मटेरियल एफिशिएंसी इन बिल्डिंग एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। और इसलिए ग्रीन बिल्डिंग बनाना, ग्रीन गृह बनाना, क्योंकि हम कितना कंजम्पशन करेंगे एक आदमी के लिए। वैसे दुनिया भर में हमें कहा जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आप लोग पॉल्यूशन करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हमारा स्कोप और स्केल ऐसा है कि हमारा साइज 4% है, आप हमें दुनिया में चौथे नंबर पे ले आते हो। लेकिन आप लोग एक बात बहुत स्पष्टता से ध्यान में रखना, हमारी आबादी 17% है, हमारा कार्बन एमिशन 4% है। दुनिया के यूरोप वगैरह के सारे डेवलप्ड कंट्रीज को मिला दोगे, उनकी आबादी भी 17% है, उनका कार्बन एमिशन 60% है। तो हमारा जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है वो इथोपिया से भी कम है, दुनिया में लोएस्ट है, बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। और जितना डेवलप्ड कंट्रीज कार्बन एमिशन करते हैं, उतनी अगर आवश्यकता पड़े तो एक पृथ्वी से काम नहीं चलेगा, 7 पृथ्वियों से काम चलेगा। और इसलिए हम लो कार्बन एमिशन की बात करते हैं। हम कहते हैं कि ये ग्रह अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं लेके आए, ये ग्रह हम अपने बच्चों के लिए उधार में लेकर के आए हैं, आने वालों को दे के जाना होगा।
और जो चौथा हमने लक्ष्य तय किया है वो इकोनॉमी वाइड डीकपलिंग ऑफ ग्रोथ फ्रॉम एमिशन। इसको कम करने के लिए हम पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं, लेकिन ग्रोथ के साथ हम हर आदमी तक क्लाइमेट जस्टिस के विषयों को पहुंचाना चाहते हैं। CO2 रिमूवल एंड अदर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो सबसे ज्यादा प्रयोग है वो इनोवेशन पे रहता है। हमने शिक्षा के साथ उसको जोड़ा है। आज देश में सबसे ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब हम क्यों स्कूलों में ले जाना चाहते हैं? हमारे बच्चे जो जिनको केवल ऐसा नहीं हो कि हम उनको कॉमर्स व्यापार बनाना सिखाएं, एक साइंस का एटीट्यूड उनके अंतर्गत डेवलप होना चाहिए। Enhancing forest and vegetation cover consistent with socio-economic and ecological consideration। आज देश में 2,70,000 हम बायोडायवर्सिटी रजिस्टर हर गांव तक बना रहे हैं ताकि अपने लोकल फ्लोरा और फौना को हर आदमी जान सके। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारी इकोलॉजी है उसका एक बड़ा सिस्टम है। हम इकोलॉजी के साथ अगर जीवन नहीं जिएंगे तो भी नुकसान होगा। आज तो आप गुजरात के बड़े गर्वित लोग हो कि एशिया का 100% एशियाटिक लॉयन कहीं है तो गुजरात में ही है। इसलिए मुझे CR साहब को और व्यास जी को वही फोटो आपने दी। क्यों दी? क्योंकि नेचर से सबको लव होता है। मेरा ही फोटो देते तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आता। टाइगर का, लॉयन का फोटो था तो सब अच्छे ढंग से देख रहे थे, क्योंकि हम नेचर वाइल्ड। ये जो फोटोग्राफी, कौन थे फोटोग्राफर? बहुत अच्छा, उनके लिए एक बार ताली बजा दो, बहुत अच्छी फोटोग्राफी। लेकिन नेचर की फोटो सबको अच्छी लगती है। हम भी क्यों गौरव से कहते हैं, पूरे हमारे वो गिर में, सोमनाथ में, अपने इवन अमरेली तक के लोग बड़े खुश होते हैं जब ये पूरा बायोडायवर्सिटी का नेचर है। अभी जब प्रोजेक्ट लॉयन का विषय चलता है तो आप ये देखिए कि कितना खूबसूरत जगह हमारे पास है। केवल लॉयन रहता है ऐसा नहीं है, वहां से ट्रिब्यूटरी निकलती है, वहां से प्राकृतिक खेती से आम निकलता है। सब बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली भेजते हैं, ये हमारा गिर का केसरिया आम है, ऐसा ही है। नेचर में कितनी अच्छी सुगंध है। वहां पे अब डॉल्फिन भी है उधर की तरफ, समुद्र की तरफ। ये जो दुनिया में जो अब यहाँ दिखा रहे थे कि टाइगर की ग्रोथ हुई, और प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में बांदीपुर में उद्घाटन करने गए 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन में, उन्होंने हमको बहुत बड़ा मैसेज दिया। और दुनिया भर में 7 बिग कैट पाई जाती हैं, जो इसलिए एग्जिस्ट करती हैं कि नेचर एग्जिस्ट करता है। वहां की ट्रिब्यूटरी, वहां की पानी, हमारे नर्मदा जी आती हैं तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अचानक मार करके जो टाइगर रिजर्व है वहां से मेन धारा की उत्पत्ति होती है। कान्हा, बांधवगढ़ से फिर ट्रिब्यूटरियां उसमें मिलती हैं, 36 ट्रिब्यूटरियां मिलती हैं जंगलों से निकल के, तब ये पूरा प्रवाह, इतनी बड़ी सभ्यता, संस्कृति और सिविलाइजेशन रहता है। इसलिए बायोडायवर्सिटी का इकोसिस्टम को बचाना बहुत जरूरी है। और इसकी शुद्धता जब दिखती है जब इसमें रहने वाला हाईएस्ट प्रेडेटर होता है वो अगर सरवाइव करता है तो हम हमेशा कहते हैं कि टाइगर नॉट ओनली प्रोटेक्ट इट्स टेरिटरी, टाइगर प्रोटेक्ट्स इट्स ट्रिब्यूटरी ऑल्सो। वहां से जो नदियां निकलती हैं उनका अगर इकोसिस्टम रहता है तब वो ट्रिब्यूटरी के कारण हम इतने, आज हमारे नर्मदा जी निकलती हैं या गोदावरी जी हैं या कावेरी हैं या जो कृष्णा है, ये सब जो साउथ निकलने वाली जो नदियां हैं अधिकतर हमारे टाइगर रिजर्व से निकल के आती हैं। इसलिए हम कंजर्वेशन करते हैं, कंजर्वेशन फॉर नेचर, कंजर्वेशन फॉर इकोसिस्टम। और जो 3 मैंने आपको कोलेशन बताए हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, लेड IT, ये तो क्लाइमेट को लेकर के बताया। लेकिन चौथा जो हमने बनाया है वो प्रधानमंत्री जी ने 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन में किया है, वो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। दुनिया भर में 7 बिग कैट पाए जाते हैं, 5 भारत में पाए जाते हैं और एक तो अकेला गुजरात में ही पाया जाता है, एशियाटिक लायन। बाकी अफ्रीकन लायन भी है, लेकिन लायन है, टाइगर है, स्नो लेपर्ड है, और एक हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया
तो हमने जो इकोलॉजिकल रॉन्ग हुआ था उसको इकोलॉजिकल हार्मनी के साथ स्थापित किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नामीबिया से लाकर हमने कूनो में ट्रांसलोकेट किए। 2 लैटिन अमेरिका में पाई जाती है, जगुआर और प्यूमा। तो दुनिया के 97 देशों में ये पाए जाते हैं। उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनको बायोडायवर्सिटी के लिए प्रोत्साहित करना, उनके इकोसिस्टम के रेस्टोरेशन के लिए करना, ये भी एक बड़ा क्लाइमेट एक्शन प्रधानमंत्री जी के विजन में बिग कैट अलायंस का हमने देखा है। ये विषय मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि प्रेजेंटेशन जब हुआ और मैंने कहा मैं जो प्रश्न उत्तर आपके सामने आएंगे, उस प्रश्न उत्तर को करते समय मेरे मन में ये आया कि कुछ विषय ग्रीन ग्रोथ के बारे में, भारत के एस्पेक्ट के बारे में, प्रधानमंत्री जी के विजन के बारे में होने चाहिए। और इसलिए अभी जब G20 के क्लाइमेट विषयों का हम लोग पूरे दुनिया भर में हमारे जो एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप चर्चा कर रहे हैं, उसमें 3 बड़े विषयों को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं और भारत अपने विषयों को प्रतिपादित भी करता है। पहला, भारत डिग्रेडेशन जो ऑफ लैंड है उसको लेकर के बहुत पूरी तरीके से उसको दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। 26 मिलियन हेक्टेयर का हमारा लक्ष्य है। दूसरा, हम क्लाइमेट क्षेत्र में सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी बहुत बड़ा सोर्स है हमारे समुद्र के किनारे। और तीसरा, हम एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी, इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो आज के समय की सबसे बड़ी वास्तविकता है। और इस सर्कुलर इकोनॉमी में ऐसा नहीं है कि जो क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम है वो भारत के द्वारा नहीं उठाए गए हैं। इस बार का जब बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया तो पूरे देश भर में वेस्ट टू वेल्थ के लेकर के 500 प्रोजेक्ट बनाने का जो प्रस्तावना है वो सरकार के द्वारा रखी गई है। और इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज भारत के रूप में हम बन रहे हैं, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ साथ आज हम लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को लेकर के भी पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, जो हमारे ग्रीन ग्रोथ को लेकर के है। फिर इसके लिए देश में 75 रामसर साइट्स डिक्लेयर करने हो, 33 एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर करने हो, 53 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने हो, 12 ब्लू फ्लैग बीच भी करने हो। उसमें गुजरात का भी हुआ है, कौन सा, शिवराजपुर, जामनगर के आगे, द्वारका जी के आगे, वो करने हो। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना हो, अपने एनडीसीज को एनहेंस करना हो, प्रोजेक्ट चीता को करना हो। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के टाइम में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में किसी भी फाइल को क्लियरेंस करने में जो 600 दिन लगते थे उसको रिड्यूस करके 75 डेज करना। और मिनिस्ट्री ने, प्रधानमंत्री जी का जो एक डिजिटल विजन रहता है, परिवेश पोर्टल जो हमारा है, जो एक तरीके से कभी वरना ऐसा होता था कि फॉरेस्ट की फाइल चलती थी तो एनवायरनमेंट की अलग होती थी, एनवायरनमेंट की चलती थी तो वाइल्ड लाइफ की अलग होती थी, वाइल्ड लाइफ की अलग होती थी तो CRZ की अलग होती थी। सबको एक प्लेटफॉर्म पे ट्रांसपेरेंसी के तरीके से लाने का काम ये हमारी सरकार ने परिवेश पोर्टल के माध्यम से किया है। और इसलिए मेरा ये कहना है कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन और सबका मन और पर्यावरण ये ठीक रखते हुए संरक्षण भी और विकास भी, इसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मैंने एक प्रास्ताविक भाषण दिया है ताकि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग टू।